हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग अकेडमी। आई एम अंकिता, योर फ्रेंड। और गाइज, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 11, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, स्टैंडर्ड 12 का। तो लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था जो भी आपके लेबोरेटरी टेस्ट थी और जो भी आपकी रिएक्शंस थी फिनॉल की और अल्कोहल की बेसिस के साथ में NaHCO3, NaOH एंड एक्वस अल्कली, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में एंड किया था। तो चलिए उसी कंटिन्यूशन में हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे के पार्ट की तरफ। आगे का पार्ट जो है आपका वो ये है कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ फिनॉल एंड अल्कोहल। देखते हैं इसको क्या होता है। सपोज अगर मैं बात करती हूँ लैब की, सपोज अगर मैं लैब की बात कर रही हूँ, ठीक है, जरा ध्यान देना। अगर मैं सपोज लैब के अंदर में गई तो सपोज मुझे कोई कंपाउंड दे रखा है या कोई लिक्विड दिया है, कुछ भी दे सकते हैं, और मुझे बोला गया कि बताओ भाई इसके अंदर में क्या है, या मुझे पूछा जाएगा बताओ भाई इसके अंदर में क्या है। अब मैं कैसे बताऊंगी भाई कि ये अल्कोहल है या फिनॉल है। कुछ लोग बोलेंगे कि मैम स्मेल से बता सकते हैं, लेकिन वो प्योर थोड़ी होता है, उसके साथ में बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी होती है, और उस इम्प्योरिटीज के वजह से स्मेल से हम लोग उतने इजीली उतने कन्फर्मिटी के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो हम लोगों को एक कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन चाहिए जो एक स्पेसिफिक रिएक्शन हो, जो मुझे बता दे। एक ऐसी रिएक्शन जिसको अगर मैंने कर लिया तो मुझे पता चल जाए कि हाँ भाई इसके अंदर में फिनॉल है, ऐसा मेरे को श्योरिटी मिल जाए। एक ऐसी रिएक्शन जिसको अगर मैंने कर लिया तो मुझे पता चल जाए हाँ भाई इसके अंदर में अल्कोहल है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिससे आप लैब में प्रेडिक्ट करते हो फिनॉल कंपाउंड के अंदर में है या नहीं है। और अभी हम लोग एक और चीज़ वो भी देखने वाले हैं, एक ऐसी रिएक्शन जिससे हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे उस कंपाउंड के अंदर में अल्कोहल है या नहीं है। स्मेल से प्रेडिक्ट कर सकते हैं लेकिन कंप्लीटली नहीं कर सकते क्योंकि इम्प्योरिटीज भी होती है। तो चलिए देखते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना फटाफट से वो दोनों टेस्ट को जो है आपके फिनॉल और अल्कोहल के लिए। चलिए भाई, हम लोग देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर फिनॉल। लास्ट वाले क्लास को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर फिनॉल। अब जरा ध्यान देना, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पे लेंगे फिनॉल को। मैंने यहाँ पे फिनॉल को लिया है, ये है भाई मेरा फिनॉल। अब कुछ लोग क्या करेंगे, और बुक में भी क्या किया है ना, उन्होंने इस एरोमेटिक रिंग को ऐसे रिप्रेजेंट किया है। ये आपकी एरोमेटिक रिंग है, बुक वालों ने ऐसे रिप्रेजेंट किया, इसको OH लगा है, उन्होंने इसको फिनॉल बोला है। हाँ भाई ठीक है ना, कोई बात नहीं, आप इसको भी फिनॉल बोल सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। लेकिन कहना मुझे ये तो जनरल हुआ ना, हमें तो स्पेसिफिक रिएक्शन चाहिए। बुक में तो सारी ही रिएक्शन जनरल है, तो क्या हम जनरली पढ़ रहे हैं क्या? नहीं भाई, स्पेसिफिक तो पढ़ना पड़ता है। पेपर में जनरल थोड़ी आती है, स्पेसिफिक आती है। तो आप फिनॉल को हो सके तो ऐसा ही लिखो, बुक में तो ऐसा दिया है, लेकिन जनरल रिएक्शन पढ़ो ही मत, स्पेसिफिक पढ़ो, क्योंकि पेपर में स्पेसिफिक आती है। तो ऐसे लिखो फिनॉल को, ठीक है भाई, ये फिनॉल ही ऐसे समझ लो, बुक में ये वाली चीज़ दी है। अब मैं देखो क्या करूँगी, मैं इसके अंदर में डालूंगी FeCl3 को। FeCl3 को मैं इसके अंदर में डाल रही हूँ। ये भाई मैं 3 ले रही हूँ, क्यों ले रही है सब समझ में आएगा आपका, ठीक है। अभी इधर देखेंगे सारे के सारे, जल्दी से इधर देखो, देखना क्या होगा। दिमाग में क्वेश्चन आता है ये रिएक्शन में होगा तो होगा क्या, क्या होगा भाई, क्या होगा। अरे ज्यादा टेंशन मत लो, मैंने तो आपको एक ट्रिक बताई है। कोई भी रिएक्शन को करते समय सबसे पहले छोटे मोटे बाई प्रोडक्ट को कर दो घर के बाहर, छोटे मोटे बाई प्रोडक्ट को कर दो रिएक्शन के बाहर, जो बच गया उनको जोड़ दो, उनको चिपका दो और प्रोडक्ट को बना लो। ये वाली चीज जो है सारे रिएक्शन पे एप्लीकेबल होती है भाई। इधर देखो जरा, ये क्या है, ये है आपका H, ये है आपका Cl। यहाँ पे सबसे पहले क्या बनेंगे, HCl। ये Cl थे 3, ये H भी है 3, Cl भी है 3, H भी है 3, तो थ्राइस ऑफ HCl बन गया। सबसे पहले छोटे मोटे बाई प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर, सबसे पहले छोटे मोटे बाई प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। बचा क्या, बचा क्या भाई, बचा क्या, बचा है आपका ये वाला पार्ट और बचा है आपका ये वाला पार्ट। जो बच गया, जो बच गया उसको जोड़ देंगे, उसको चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। देखो भाई देखो क्या बचा, बचा है आपका ये वाला पार्ट, ये है आपका ऑक्सीजन, ठीक है, ये है आपका आयरन।
अब जरा यहाँ ध्यान दो, आयरन जो होता है ना, आयरन वो हमेशा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब ये है आयरन किसी भी कंपाउंड के साथ में 3 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे तो आयरन ने 3 बॉन्ड बनाए भाई, क्योंकि आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब आयरन हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है किसी भी कंपाउंड के साथ में, ठीक है। यहाँ पे भी देखो आयरन ने 3 बॉन्ड बनाए 3 क्लोरीन के साथ में, बट यहाँ पे तो आयरन ने 1 ही बनाया, ऐसा चलेगा क्या? नहीं भाई, तो आपको इसके नीचे भी क्या लिखना पड़ेगा? 3 लिखना पड़ेगा। तो ये है भाई आपकी कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ फिनॉल। अगर ये टेस्ट आपने कर ली तो आप लोग बता सकते कि हाँ भाई इस कंपाउंड के अंदर में फिनॉल है। समझ गए? फिनॉल लेंगे, न्यूट्रल FeCl3 को डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से H, यहाँ से Cl, सबसे पहले छोटे मोटे बाई प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर, जो बच गया उनको चिपका देंगे, प्रोडक्ट को बना लेंगे। अब देखो ये प्रोडक्ट बना, ये आपको कैसे पता चलेगा प्रोडक्ट बना भाई? मुझे कैसे पता चलेगा ये प्रोडक्ट बना? मुझे दिखता थोड़ी है भाई कि प्रोडक्ट बना करके, वो तो दूसरा ही रहता है कंपाउंड, कलर से पता चलता है। यहाँ पे जो कलर आता है ना वो डीप कलर रहता है, डीप कलर। ये कलर एक तो आपको दिखेगा डीप वॉयलेट कलर दिखेगा आपको यहाँ पे, या तो यहाँ पे आपको डीप पर्पल कलर दिखेगा, या तो यहाँ पे आपको डीप ग्रीन कलर दिखेगा। तो तब जाके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ भाई हाँ, अगर आपने उसके अंदर में न्यूट्रल FeCl3 को डाला और अगर इन तीनों में से कोई भी कलर दिखा तो समझ जाने का वो कंपाउंड के अंदर में क्या है, फिनॉल है। तो ये हुई आपकी कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ फिनॉल। याद रखना आयरन हमेशा +3 में स्टेबल होता है, इसलिए वो 3 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे भी उसने 3 बॉन्ड बनाए, इसलिए यहाँ पे भी मैंने 3 लगाया, तो इसमें भी 3 हो जाएंगे ना, ठीक है भाई। लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब फिनॉल की तो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट हो गई, अब हम लोग देख रहे हैं अल्कोहल्स की, कि लैब में अगर कोई भी कंपाउंड मैंने आपको दिया तो आप कैसे पहचानेंगे कि उसके अंदर में अल्कोहल है, उसके लिए भी अभी हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये टेस्ट फिनॉल के लिए थी, अब वैसे ही टेस्ट हम लोग अल्कोहल के लिए देख रहे हैं। चलिए भाई देखते हैं उस टेस्ट को। तो नेक्स्ट जो टेस्ट है आपकी, उसका नाम है डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर अल्कोहल। सबसे पहली चीज दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि फिनॉल में तो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट बोला था और फिर अल्कोहल में डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट क्यों बोल रहे? कैरेक्टरिस्टिक ही तो बोलना चाहिए था मैम। लेकिन सुनो भाई, फिनॉल में तो सिर्फ और सिर्फ फिनॉल ही होता है। फिनॉल में ना तो प्राइमरी होता है, ना तो सेकेंडरी होता है, ना तो टर्शियरी होता है, इसलिए फिनॉल में एक ही टेस्ट होती है, कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट। लेकिन भाई सुनो, जो आपका अल्कोहल है ना, अल्कोहल, उसमें 3 वेराइटी एग्जिस्ट करती है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। मतलब अगर आपको पता चल भी जाए अल्कोहल है तो आपको फिर से ये प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्शियरी अल्कोहल है। समझ गए ना भाई? तो कहना मुझे यहाँ पे ये है, फिनॉल प्रेडिक्ट करना तो बड़ा आसान था, क्योंकि फिनॉल में कहा इतनी सारी वेराइटी है भाई, लेकिन अल्कोहल में तो 3 वेराइटी है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। इसीलिए टेस्ट का नाम क्या बोला? डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, क्योंकि हम तीनों को, हमें ऐसी टेस्ट चाहिए जो ये तीनों अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सके। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते आगे की तरफ। आ जाओ भाई सारे के सारे यहाँ पर। सबसे पहली चीज हम लोग लेंगे अल्कोहल को। अल्कोहल को हम लोग हमेशा ROH से रिप्रेजेंट करते, ये R आपका अल्किल ग्रुप होता है। अल्कोहल के अंदर में आप डालेंगे यहाँ पे HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। ठीक है, जो ये आपका HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 होता है, ठीक है, HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, इसी को आप लोग ल्यूकास रिएजेंट बोलते हो। ठीक है भाई, याद रखना इस चीज को, HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। ठीक है, इस चीज को आप पता है क्या बोलते हो? ल्यूकास रिएजेंट। याद रखना इस चीज को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होगा क्या। कुछ लोग सोचेंगे क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा, मुझे तो रिएक्शन ही करते नहीं आती भाई। ज्यादा टेंशन मत लो, बस मेरा एक ही फंडा लगा दो। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। कर दो भाई बाय प्रोडक्ट को रिएक्शन के बाहर। यहाँ पे है आपका OH, यहाँ पे है आपका H। सबसे पहले पानी को कर दिया घर के बाहर, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। यहाँ पे था OH, यहाँ पे था H।
बच्चा क्या बचा है यहाँ आर, बच्चा क्या बचा है यहाँ Cl, जो बच गया उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। देखो भाई देखो, यहाँ है R, यहाँ है Cl, ये क्या बना, ये बना आपका अल्किल हैलाइड। समझ गए ना भाई? तो बस बड़ा आसान है, अल्कोहल लेंगे, HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 डालेंगे। HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 को ही आप लोग ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर निकलता है। सबसे पहले छोटे मोटे बाई प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। जो बच गया उनको चिपका देंगे, उनको जोड़ देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। अब देखो भाई क्या होता है, आप यहाँ पे ये ऑब्जर्व करते हो कि जो भी यहाँ पे आपका ROH होता है, ROH वो कैसा होता है, ROH मतलब जो आपका अल्कोहल है वो सोल्यूबल होता है इन HCl ZnCl2। मतलब ल्यूकास रिएजेंट के अंदर में अल्कोहल सोल्यूबल है। लेकिन पता है क्या होता है, बट जो भी आपका RCl है, मतलब जो भी आपका अल्किल हैलाइड फॉर्म हुआ है, इज नॉट सोल्यूबल, वो सोल्यूबल नहीं होता है इन HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो आपने भाई यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि अल्कोहल जो था वो ल्यूकास रिएजेंट के अंदर में सोल्यूबल होता है, लेकिन जो भी आपका अल्किल हैलाइड फॉर्म हुआ है वो ल्यूकास रिएजेंट के अंदर में सोल्यूबल नहीं होता। इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से टर्बिडिटी अपीयर होती है। सो टर्बिडिटी अपीयर्स, ठीक है भाई, फिर से सुनो, अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के अंदर में सोल्यूबल होता है, लेकिन जब ये फॉर्म हो जाता है ये इसके अंदर में सोल्यूबल नहीं रहता, जिसके वजह से सॉल्यूशन टर्बिड हो जाता है। अब टर्बिडिटी देखो भाई, जिसको टर्बिडिटी देखने का है ना, घर में जाओ, अपने घर में हो गया ऑफ कोर्स, ग्लास लो, पानी रखो ग्लास के अंदर में, उसके अंदर में दूध मतलब मिल्क के 1 या 2 ड्रॉप डालो। देखो जब वो मिल्क का ड्रॉप पानी के अंदर जाता है तो ये सॉल्यूशन ऐसा क्लाउडी होते जाता है, टर्बिडिटी आती जाती है। वही तो टर्बिडिटी है भाई। मैंने तो बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया है, घर में जाने का, घर में होंगे नहीं होंगे तो घर में जाने का, ग्लास लो, ग्लास में पानी डालो, ग्लास भर के पानी लेना, 1 बूंद या 2 बूंद उसके अंदर मिल्क डालो। ये एक्सपेरिमेंट मैं रेगुलरली करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। 1 या 2 बूंद उसके अंदर मिल्क डालो। जब आप उसके अंदर मिल्क डालेंगे, जैसे वो मिल्क का ड्रॉप अंदर जाएगा, सॉल्यूशन ये पूरी तरह से ऐसा क्लाउडी हो जाता है। वही आपकी टर्बिडिटी होती है। ठीक है भाई, अल्कोहल में भी आपको बिल्कुल उसी टाइप की टर्बिडिटी दिखती है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, ठीक है, हमको सब समझ गया, आप तो हमको ये बताओ मैम, ये तो सिर्फ अल्कोहल की टेस्ट हुई, मेरा अल्कोहल के अंदर में प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी है या टर्सरी, ये मुझे कैसे पता चलेगा? अभी तो सिर्फ आपने अल्कोहल की बताई मुझे कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। प्राइमरी अल्कोहल है कैसे पता चलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल है कैसे पता चलेगा, टर्सरी अल्कोहल है कैसे पता चलेगा? अरे भाई थोड़ा सा वेट करो, सब बताती हूँ। देखो क्या होगा, यहाँ पे आपको याद रखना है, अगर कंपाउंड के अंदर में टर्बिडिटी अगर वो अपीयर होती है इंस्टेंटली, मतलब एकदम जैसे आपने ये डाला तुरंत अगर टर्बिडिटी आ गई, तुरंत इंस्टेंटली मतलब तुरंत टर्बिडिटी अगर आ गई, तुरंत टर्बिडिटी अगर आ जाए, ठीक है, तो आप बोलेंगे भाई कि उसके अंदर में है टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल है ऐसा आप बोलेंगे। अगर टर्बिडिटी तुरंत आ गई, जैसे ये डाला वैसे अगर टर्बिडिटी आई, तो आप बोलेंगे कि वो टर्शरी अल्कोहल है, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करता है। फास्ट रिएक्ट अगर करेगा तो टर्बिडिटी भी बहुत फास्ट आएगी, इसलिए वो आपका रहेगा टर्शरी अल्कोहल। सेकंड केस रहता है, अगर टर्बिडिटी जो है बहुत स्लोली आती है, टर्बिडिटी अपीयर्स वेरी स्लोली, अगर बहुत स्लोली, बहुत धीरे धीरे टर्बिडिटी आती है, बहुत धीरे धीरे अगर टर्बिडिटी आती है भाई, तो आप बोलेंगे कि वो है आपका सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि जो भी आपका सेकेंडरी अल्कोहल रहता है ना, उसके अंदर में टर्बिडिटी बहुत धीरे धीरे आती है। और अगर आपकी जो टर्बिडिटी है वो अपीयर होती है ऑन हीटिंग, हीट करने के बाद में, ऑन हीटिंग, ठीक है, तो आप बोलेंगे भाई कि वो है आपका प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, ध्यान से सुन लो मैं क्या बताती हूँ। कहना मुझे ये है, अल्कोहल लिया, ल्यूकास रिएजेंट डाला,
ल्यूकास रिएजेंट का मतलब ही HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 होता है। इससे आपका अल्किल हैलाइड बनता है, H और OH बाहर निकल जाते हैं। ये इसके अंदर में सॉल्युबल है, बट ये इसके अंदर में सॉल्युबल नहीं है, जिसके वजह से धुंधला धुंधला सॉल्यूशन बनता है। जैसे मिल्क पानी में डालते हैं ना, जैसा क्लाउडी क्लाउडी होता है, बिल्कुल वैसा बनता है। फिर मुझे तो प्रेडिक्ट करना था कि टर्शरी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी, क्योंकि अल्कोहल में तो भाई 3 वैरायटी आती है ना, अल्कोहल के तो 3 भाई है। आप देखो क्या होगा अगर टर्बिडिटी तुरंत आ जाए, ये डालते से अगर टर्बिडिटी तुरंत आ गई, तुरंत इंस्टेंटली, तो आप बोलेंगे भाई वो टर्शरी अल्कोहल है। क्योंकि टर्शरी अल्कोहल, याद रखना एंट्रेंस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, टर्शरी अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के साथ में बहुत फास्ट रिएक्ट होता है, बहुत फास्ट, जिसके वजह से टर्बिडिटी भी बहुत फास्ट अपीयर होती है। समझे या नहीं समझे? अगर टर्बिडिटी आती है बहुत समय के बाद, मतलब 10 या 15 मिनट के बाद अगर टर्बिडिटी आई, तब आप बोलेंगे भाई, मतलब सॉल्यूशन अगर 10 या 15 मिनट के बाद धुंधला हुआ, तो आप बोलेंगे भाई हाँ सेकेंडरी अल्कोहल है। इसका मतलब क्या हुआ? सेकेंडरी अल्कोहल जो है इसके साथ में बहुत स्लोली रिएक्ट करता है, इसलिए तो टर्बिडिटी भी बहुत स्लोली आई। अगर प्राइमरी की बात करें ना, प्राइमरी बेचारा दोनों से भी गया गुजरा है। प्राइमरी में तो टर्बिडिटी तभी जाती है जब आप उसको हीट करते हो। अगर प्राइमरी अल्कोहल होता है तो टर्बिडिटी दिखेंगी नहीं आपको, सिर्फ अगर आपने हीट की तभी जाके आपको टर्बिडिटी दिखेंगी, वो भी बहुत देर के बाद, कम से कम 4-5 घंटों के बाद। तो वो रहेगा भाई आपका प्राइमरी अल्कोहल। समझे या नहीं समझे? ये सब एक्सपेरिमेंट हम लोग BSc में भी किए और MSc में भी किए। समझ गए भाई? तो इस तरीके से अल्कोहल में डिस्टिंग्विशिंग क्यों बोला है? क्योंकि 3 टाइप के अल्कोहल को हम लोगों ने किया है डिस्टिंग्विश। लो भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे के पार्ट की तरफ। आगे का जो पार्ट है आपका वो है रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि एसिडिक एंड बेस, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आएगा। उससे पहले मैं आपको GOC का थोड़ा सा बेसिक बताती हूँ। GOC मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ कोर्स, ठीक है। उसका थोड़ा सा बेसिक बताती हूँ कि उसके बिना ये नहीं होगा। चलिए देखते हैं उस पार्ट को। जरा इधर देखना भाई, अगर GOC का थोड़ा सा बेसिक आपको पता चल जाए तो आगे वाला एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर समझना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। बस इधर देखते जाओ। सपोज अगर किसी भी चीज के ऊपर में लेटेस्ट से नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कोई भी एलिमेंट, अगर उसके ऊपर में नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे इसके ऊपर में है सपोज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जो भी आपका EDG होता है, ठीक है, इसी का मतलब होता है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसी को आप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी बोलते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, देखो ERG इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और इसी को आप बोलते हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। देखना भाई जरा कैसे, ERG इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मतलब सीधी सीधी बात ये है, ये ऐसे ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को देते हैं। तो ये हुए आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अगर मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब वो ग्रुप देखो भाई इधर, ये है E, ये है W, ये है G, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मतलब वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को देते, वो हुए आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, दे भाई दे। ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, वो क्या होते हैं? वो होते हैं भाई आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब जरा इधर देखो भाई, बस इधर देखते चलो, सब समझ में आ जाएगा। अगर देख लिया ना, सब समझ में आ जाएगा। GOC का ऐसा बेसिक बता रही हूं मैं, जिसके बिना आपका GOC हो ही नहीं सकता शुरू। देखो, अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया लेटेस्ट से मैंने यहाँ पे लगाया है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और यहाँ पे लगाया है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पे मैंने लगाया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप,
यहाँ पे मैंने लगाया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। आप ही जरा ध्यान से देख के मुझे बताओ, ठीक है, ध्यान से देख के बताना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो। जो इलेक्ट्रॉन को देता है, जो इलेक्ट्रॉन को देता है वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब ये जो है ये इलेक्ट्रॉन को देगा, ये जो है ये इलेक्ट्रॉन को देगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को देगा ना। अब भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा, पहले से इलेक्ट्रॉन थे और फिर भी वो इलेक्ट्रॉन को दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। तो ये जो है ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन को दे रहा है और इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है। सपोज भाई आप ही बताओ, सपोज मेरे घर में लेटेस्ट से गुलाब जामुन बने, लेटेस्ट से मेरे घर में 5 किलो गुलाब जामुन बन गए और बाहर से कोई आंटी आई मेरे घर में और मुझे बोलती है ले भाई 10 किलो गुलाब जामुन। मैं उसको बोलूंगी मत दे यार, मेरे घर में भी ऑलरेडी गुलाब जामुन है, अब मुझे गुलाब जामुन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर भी बोलेंगी नहीं 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 मैं भी तुझे 10 किलो गुलाब जामुन दूंगी। मैं बोलूंगी नहीं भाई, मेरे घर में भी गुलाब जामुन है, मुझे गुलाब जामुन नहीं चाहिए। और वही वाला हुआ ना, यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास ऑलरेडी गुलाब जामुन थे, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन थे, ये भी जबरदस्ती उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। वो बोल रहा है नहीं भाई मुझे इलेक्ट्रॉन मत दे, मेरे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, फिर भी वो दे रहा है, दिए जा रहा है, इसलिए ये स्टेबल नहीं है। यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, मतलब ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को लेते। यहाँ देने वाला बैठा है, यहाँ लेने वाला बैठा है। अगर एक तरफ है देने वाला, एक तरफ है लेने वाला, एकदम परफेक्ट पेयर बनती है भाई। एक तरफ है देने वाला, एक तरफ है लेने वाला, एकदम परफेक्ट पेयर बनती है भाई। ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, एकदम परफेक्ट पेयर बनेगी। मतलब ये आपका कैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा। ये आपका कैसा रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है और इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है और इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ये लेने वाला है, ये देने वाला है, एकदम परफेक्ट पेयर बनेंगी, ये स्टेबल रहेगा। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को लेता है, ये भी लेने वाला है, ये भी लेने वाला है, तो भाई कहाँ से पेयर बनेगी, ये कैसा रहेगा, अनस्टेबल। मतलब कहना मुझे यहाँ पे ये है भाई, याद रखने का, याद रखने का। ये जो होता है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, देने वाला। ये जो होता है ना, ये होता है भाई इलेक्ट्रॉन लेने वाला। और ये भी बात याद रखो, देने वाले का पेयर लेने वाले के साथ बहुत बढ़िया बनता है, बहुत बढ़िया। मतलब कहना मुझे ये है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी है और ये देने वाला है, तो कोई पेयर नहीं बनेंगी। इसके पास इलेक्ट्रॉन है और ये लेने वाला है, एकदम परफेक्ट पेयर बनेगी, सेफ स्टेबल है। एक देने वाला चाहिए, एक लेने वाला। दोनों देने वाले एक साथ नहीं आ सकते, दोनों लेने वाले भी एक साथ नहीं आ सकते। एक देने वाला चाहिए, एक लेने वाला। ये देने वाला है, ये भी देने वाला है, तो यहाँ पेयर नहीं बन सकती। ये देने वाला है, ये लेने वाला है, एकदम परफेक्ट पेयर। यहाँ पे देखो भाई, ये जो है ये लेने वाला है, ये लेने वाला है और ये भी लेने वाला है, कहाँ से पेयर बनेंगे भाई, नहीं बनेंगी, अनस्टेबल। ये जो है ये लेने वाला है, ये लेने वाला है और ये देने वाला है। एक है लेने वाला, एक है देने वाला, एकदम परफेक्ट पेयर बनेंगी। मतलब दोनों देने वाले कभी नहीं आ सकते, स्टेबल नहीं रहेंगे, अनस्टेबल रहेंगे। दोनों लेने वाले कभी नहीं आ सकते, अनस्टेबल रहेंगे। एक देने वाला चाहिए, एक लेने वाला चाहिए, एकदम परफेक्ट पेयर बनता है, समझे ना। लो भाई जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट, जीओसी का सबसे बेसिक पार्ट है। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे की पार्ट की तरफ, जो है आपका रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। और उसके अंदर में आता है एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, जिसके लिए लगता है आपका ये जीओसी का बेसिक, इसलिए पहले मैंने ये बताया। चलिए मूव करते हैं उस पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट है भाई आपका रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, ये अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भाई। चलिए भाई देखते हैं इस चीज को, जरा ध्यान देना है, एकदम बढ़िया तरीके से ध्यान दो, बस
सब समझ जाएगा, सब कुछ समझ जाएगा भाई। देखना जरा क्या होगा। सबसे पहले मैं लूंगी भाई अल्कोहल को, सबसे पहले मैं लूंगी भाई आपके अल्कोहल को। लिया भाई, मैंने लिया अल्कोहल को लिया। चलिए देखें यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे मैंने लिया है आपका ROH। सबको पता है कि ROH अल्कोहल होता है। अगर मैं इसके अंदर में डालती हूँ पानी को, ये क्या है, ये है भाई मेरा वाटर, ये है भाई मेरा अल्कोहल। मतलब मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया भाई, मैंने अल्कोहल के अंदर में पानी को डाला। ये आपकी डिसोसिएशन रिएक्शन है। और ये रिएक्शन में 2 एरो, मतलब ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। सबको समझ गया ना? ठीक है भाई। और इक्विलिब्रियम है। चलिए अब देखेंगे क्या होगा। कुछ लोग सोचते हैं भाई मुझे तो रिएक्शन नहीं आती। अरे भाई टेंशन मत लो, क्या करने का है, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर। और अगर वो भी नहीं आता तो और भी टेंशन मत लो। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक होने वाला है भाई, OH बॉन्ड। तो बस ये है आपका OH बॉन्ड, इसको तोड़ देंगे। यही तो है भाई आपका OH बॉन्ड, इसको तोड़ दो। क्यों? क्योंकि रिएक्शन में आ रहा है, रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड इन अल्कोहल या फिनॉल। तो इसलिए मैंने इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे है H, यहाँ पे है H2O। यहाँ से आपका क्या बनेगा, यहाँ से आपका बनेगा H3O पॉजिटिव। इसको बोलते हैं आप लोग हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं भाई इसको, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसको, हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोनियम कटायन बोल सकते हैं। क्या हो रहा है, यहाँ से H और यहाँ से H2O, तो क्या बन गया H3O प्लस। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ बचेगा आपका RO माइनस। ये होता है आपका अल्कोक्साइड आयन। इसको अल्कोक्साइड आयन क्यों बोला है, क्योंकि ये अल्कोहल से आया है, इसीलिए इसका नाम क्या है, अल्कोक्साइड आयन। समझ गए ना? सेकेंड थिंग यहाँ पे ये है, जरा इधर देखना, ये है आपका ऑक्सीजन, ये है आपका हाइड्रोजन, ये है आपका R, ये है आपका पानी। कैसे प्लस और माइनस है वो बता रही हूँ। अल्कोहल में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। अगर एक के ऊपर है नेगेटिव चार्ज तो उसके बाजू वाले के ऊपर में कौन सा चार्ज रहेगा, उसका अपोजिट पॉजिटिव रहेगा भाई। अब देखो क्या हुआ, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ में कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे आपका बनेगा H। यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 1 था, टोटल H कितने हुए, 3। ये हुआ आपका एक ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज, तो भाई ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब समझ में आया ना पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आया, क्योंकि ये इसके साथ कंबाइन हुआ तो ये भी तो आएगा ना। और यहाँ पे नेगेटिव कहाँ से आया, समझ गया ना? बिल्कुल उसी तरीके से आपका हो रहा है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, जरा इधर देखो। GOC का बेसिक आ रहा है। यहाँ पे ये हो रहा है कि जो भी आपका अल्किल ग्रुप है, जो भी आपका अल्किल ग्रुप है ना भाई, वो कैसा है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसी को आप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी बोल सकते हैं। मतलब इस अल्किल हलाइड, इस अल्कोक्साइड के अंदर में जो आपका ये R वाला ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को देने वाला है। अब आप ही मुझे बता दो भाई, इधर देखो, बस सारे के सारे इधर देखो, ये है R, ये है O माइनस, ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब देखो भाई, ये बोल रहा है भाई मेरे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, ये फिर भी इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है। ये बोल रहा है भाई मेरे पास गुलाब जामुन पहले से ही है। ये बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, मैं भी तुझे गुलाब जामुन दूंगा। वो बोल रहा है अरे भाई मेरे पास गुलाब जामुन ऑलरेडी घर में 5 किलो है। ये बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, तुझे तो मेरे भी 10 किलो गुलाब जामुन लेने पड़ेंगे। वो बोल रहा है मत दे यार, वो बोल रहा है ले लेना यार। बस यही इनकी फाइटिंग शुरू है, डिस्टेबलाइजेशन हो गया। ये बोल रहा है मेरे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है। ये बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, तुझे तो मेरे भी इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। ये बोलेगा नहीं यार मेरे पास ऑलरेडी मेरे इलेक्ट्रॉन है। ये बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, मेरे भी इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। क्या हो रहा है, डिस्टेबलाइजेशन हो रहा है। ये लेने को तैयार नहीं है, देते जा रहा है, देते जा रहा है फोर्सफुली। इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये इलेक्ट्रॉन को दिए जा रहा है भाई। अनस्टेबल होगा ना, बताया था। तो जो भी आपका अल्किल ग्रुप है इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सो अल्कोक्साइड आयन, जो भी आपका अल्कोक्साइड आयन है ना भाई, डिस्टेबलाइजेस हो रहा है। अब ये स्टेबल नहीं है। अगर एक है देने वाला और दूसरा भी अगर देने वाला आ जाए, देने वाले के साथ में अगर दूसरा भी देने वाला आ जाए, काफी अनस्टेबल होता है। इसलिए मैंने क्या लिखा, डिस्टेबलाइजेस। स्टेबल रहता ही नहीं, डिस्टेबल रहता है, क्योंकि दोनों के दोनों है देने वाले। और कॉम्बिनेशन कैसा चाहिए, एक देने वाला
एक लेने वाला, बट यहाँ पे दोनों के दोनों देने वाले, इसलिए क्या हो गया, डिस्टेबिलाइजेशन। समझ गए ना भाई। आगे बढ़ते, इसका ही रीजन ये है। सो अल्कोहल डू नॉट आयोनाइजेस मच, सो अल्कोहल डू नॉट आयोनाइजेस मच इन वाटर, इसलिए वो वाटर के अंदर में आयोनाइज नहीं होता है। अब बात करते हैं भाई सेकेंडली फिनॉल की। ठीक है भाई, फिनॉल की बात कर रहे हैं, फिनॉल की। फिनॉल में देखो क्या होता है भाई, ये है आपका फिनॉल, ये है भाई आपका फिनॉल। फिनॉल के भी अंदर में आप पानी को डालेंगे, यहाँ पे भी कुछ नई रिएक्शन नहीं होने वाली, जैसे ऊपर में हुई बस वैसे होंगी। बुक में यहाँ पे AR लिखा है होगा तो आप उसको चेंज कर देना। ठीक है, देखो भाई ये है आपका OH बॉन्ड, करना कुछ भी नहीं है, लिखा ही क्या है, ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, काट दो भाई, OH बॉन्ड को काट देंगे। क्यों? क्योंकि नाम ही है ना ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, इसीलिए तो मैंने OH बॉन्ड को काट डाला। अब देखो क्या होगा, यहाँ से H और यहाँ से H2, क्या निकलेगा भाई, H3O+। कुछ लोग सोचेंगे ये प्लस कहाँ से आ गया, याद रखना भाई, ये अगर फिनॉल है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है। ये अगर जाएगा तो H3O+ हो जाएगा ना, समझ गए ना। H2 और एक H, 3H, ऑक्सीजन प्लस चार्ज। यहाँ पे क्या बचेगा भाई, यहाँ पे बचेगा आपका फिनॉल, ऑक्सीजन और नेगेटिव चार्ज। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि इसका नाम क्या है। सुनो भाई सुनो, अल्कोहल से जो आयन बना उसका नाम था अल्कोक्साइड आयन। अल्कोहल से जो आयन बना था उसका नाम था अल्कोक्साइड आयन। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस, फिनॉल से जो आयन बनेगा ना, फिनॉल से जो आयन बनेगा ना, उसका नाम क्या होगा भाई, फिनॉक्साइड आयन। उसका नाम क्या होगा भाई, फिनॉक्साइड आयन। समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पता है क्या होता है भाई, जो भी आपका फिनॉक्साइड आयन होता है उसमें रेजोनेंस होता है, क्योंकि जब भी बेंजीन रिंग आती है, जब भी बेंजीन रिंग आती है तो आपका रेजोनेंस होता है। देखो भाई रेजोनेंस कैसे होगा, देख लो बस रेजोनेंस कैसे होता है। कुछ लोग सोचेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको याद करने के, नहीं भाई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ना आज तक आए हैं ना कभी आएंगे, इसकी मैं गारंटी देती हूँ, लेकिन इतना पार्ट जरूर आएगा। ठीक है, ये किसी को ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ समझ लो क्या हो रहा है। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, अब देखो भाई क्या होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, फिर क्या होगा भाई, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, फिर क्या होगा भाई, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। और देखो रेजोनेंस तब तक कराना है जब तक ये फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर और लास्ट वाले स्ट्रक्चर सेम नहीं आ जाते, जब तक कि आप रेजोनेंस करेंगे। समझ गए ना भाई। तो देखो यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे आपने ये ऑब्जर्व किया, हियर जो भी आपका फिनॉक्साइड आयन है, जो भी भाई आपका फिनॉक्साइड आयन है ना, इज स्टेबिलाइज्ड बाय रेजोनेंस। फिनॉक्साइड आयन जो था वो रेजोनेंस से स्टेबिलाइज हो गया। ये सारे के सारे क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। रेजोनेंस आप तब तक कराते हो जब तक कि फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर और लास्ट वाला स्ट्रक्चर सेम नहीं आ जाता, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे कहीं पे 5 थे, कहीं पे 6 थे, कहीं पे 7 थे रेजोनेटिंग, मुझे कैसे पता, याद रखने का भाई। तब तक घुमाते जाओ जब तक कि फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर और लास्ट वाला स्ट्रक्चर सेम नहीं आ जाते। रेजोनेंस से कोई भी कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। रेजोनेंस जनरली एरोमेटिक रिंग वाले कंपाउंड में ही आपको देखने को मिलता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो फिनॉक्साइड आयन स्टेबिलाइज हो गया भाई रेजोनेंस, तो आप क्या लिखेंगे, सो फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, so phenol is acidic in nature and ionize to a moderate extent in water। और यहाँ पे जो आपका अल्कोहल का नेचर है वो न्यूट्रल नेचर है। तो एक बार क्विकली देख लेते हैं। मैंने आपको यहाँ पे ये बताया, अल्कोहल के अंदर में पानी को डाला, फिनॉल के अंदर में पानी को डाला। अल्कोहल के अंदर में जब पानी को डालेंगे तो OH बॉन्ड ब्रेक होगा,
यहाँ से H, यहाँ से H2, H3O पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर निकल गए। बचा था यहाँ पे RO माइनस, जिसको बोलते हैं अल्कोक्साइड आयन, क्योंकि वो अल्कोहल से बना है। अब ये भी इलेक्ट्रॉन देने वाला है, इसके पास भी ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन देने वाले। अगर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाए, अगर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाए, वो अनस्टेबल रहेगा, डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगा भाई। इसीलिए अल्कोहल पानी के अंदर में उतना आयोनाइज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ अनस्टेबिलिटी आ जाती है। लेकिन जब बात करते हैं फिनॉल की, उसमें भी OH बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ H3O पॉजिटिव फॉर्म होता है, नाम है फिनॉल, तो आयन जो प्रोड्यूस हुआ उसका नाम है फिनॉक्साइड आयन। लेकिन ये जो फिनॉक्साइड आयन है ना भाई, भूलना मत, इसमें बेंजीन रिंग है, इसमें एरोमेटिक रिंग है। क्या होगा? रेजोनेंस होगा। हुआ भाई रेजोनेंस। रेजोनेंस से कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, इसलिए आपका फिनॉक्साइड आयन जो है वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो गया। अब वो स्टेबलाइज हो गया है, इसलिए फिनॉल जो होता है वो एसिडिक नेचर का है, और फिनॉल जो होता है वो मॉडरेट एक्सटेंट तक के आयोनाइज होता है पानी के अंदर। समझ गए ना भाई? ले लो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोग करते हैं मूव अपने प्रॉब्लम 11.5 की तरफ। बड़ा मस्त एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल बहुत सारे एंट्रेंसेस में भी पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल को बड़ा टफ बना के दिया है, लेकिन मैं आपको ये एग्जाम्पल इतने बढ़िया ट्रिक के साथ बताऊंगी ना भाई, सारे के सारे बुक में हर एक पार्ट के लिए मेरे पास ट्रिक है, इतनी बढ़िया वाली ट्रिक है कि सब कुछ समझ जाता है यू। चलिए देखते हैं इस पार्ट को। चलिए भाई देखते हैं हम लोग ये वाली चीज़ को। तो उससे पहले मुझे आपको कुछ बेसिक बताना है। अगर ये बेसिक चीज़ आपको नहीं पता होंगी तो आप वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहली बेसिक थिंग ये है कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के जो एग्जाम्पल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं उसके एग्जाम्पल ज़रा मैं आपको बता देती हूँ। नाइट्रो ग्रुप, NO2, ठीक है, NO2 ग्रुप जो होता है, COOH ग्रुप मतलब एसिडिक ग्रुप, CHO मतलब अल्डेहाइड ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, इसके अलावा आपका साइनाइड ग्रुप, इसके अलावा आपका हेलोजन वाले ग्रुप, ये सारे के सारे आपके कौन से होते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह ये एक्ट करते हैं। अगर मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की, इसमें आता है भाई आपका OH ग्रुप, इसमें आता है भाई आपका OR ग्रुप, इसी में आ जाएगा OCH3 ग्रुप, इसी में आपका आता है अल्किल ग्रुप, इसी में आपका आता है CH3, C2H5, सारे के सारे ऐसे ग्रुप इसके अंदर में आते हैं। इसी के अंदर में आपका NH2 ग्रुप भी आता है, इसी के अंदर में आपका NR2 ग्रुप भी आता है। ये सीरीज कभी खत्म नहीं होती। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जो है, जो भी आपके एसिडिटी का ऑर्डर होता है, अगर आपको एसिडिटी निकालनी है, एसिडिटी अगर निकालनी है, मतलब ही अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है कंपाउंड का, अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है कंपाउंड का, या आपको एसिडिटी निकालनी है कंपाउंड की, तो देखो भाई जरा कैसे निकालते हैं। यहाँ पे लेंगे आप लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, अगर आपका एरोमेटिक कंपाउंड अटैच है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अगर आपका एरोमेटिक कंपाउंड अटैच है, फिर यहाँ पे आएगा सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड है। यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से आपका एरोमेटिक कंपाउंड अटैच है। यहाँ पे आएगा आपका एलिफेटिक कंपाउंड, और यहाँ पे आएगा आपका ब्रांच्ड एलिफेटिक कंपाउंड। ठीक है भाई, देखो ये ऑर्डर जिसको समझ गया ना, उसको ये क्वेश्चन ही समझ गया, पूरा प्रॉब्लम ही उसका सॉल्व हो गया। अब जिसको यही ऑर्डर नहीं आता है, वो पढ़ते बैठो वो बुक में क्या दे रखा है, हार्ड सब समझ जाएगा भाई। याद रखना, सबसे ज़्यादा एसिडिटी किसकी होती है? अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एरोमेटिक कंपाउंड से अटैच हो जाए, वो सबसे ज़्यादा एसिडिक, फिर बाद में सिर्फ एरोमेटिक, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर एरोमेटिक कंपाउंड से अटैच हो जाए उसकी थोड़ी कम रहती है, फिर एलिफेटिक, और फिर ब्रांच्ड एलिफेटिक। ठीक है भाई। एरोमेटिक कंपाउंड मतलब वो कंपाउंड जिनके अंदर में बेंजीन रिंग आती है, एरोमेटिक रिंग आती है, उनको एरोमेटिक बोलते हैं। जिनके अंदर में अल्किल ग्रुप आता है जैसे कि CH3, C2H5, उसको एलिफेटिक बोलते हैं। समझ गए ना भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन देखो आपको क्या बोल रहा है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। फिलहाल हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन को, जो कि दे रखा है आपको पेज नंबर 243 के ऊपर में, वो है आपका प्रॉब्लम 11.5। तो भाई हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं प्रॉब्लम 11.5 को, जो कि दे रखा है पेज नंबर 243 के ऊपर में।
वहां पे आपको पहली चीज दिए CH3CH2OH, ठीक है भाई। पहली चीज क्या दिए CH3CH2OH। सेकेंड थिंग आपको जो दे दिए रखी है उसमें नंबर भी हम लोग बिल्कुल वैसे डालते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो भाई ज्यादा। सेकेंड थिंग आपको दिए CH3CH3OH। बुक में क्या किया, इसके बाजू में 3 CH3 ग्रुप ब्रैकेट में डाल के बाहर 3 लिख दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ऐसे लिखो ना, CH3 ग्रुप 3 है तो इनको ऐसे लिखो ताकि समझने में ज्यादा आसानी हो, इजियर हो भाई, इजियर। थर्ड वाला है आपका C6H5OH और फोर्थ वाला जो है आपका वो है पैरा नाइट्रो, तो पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लगा देंगे भाई, C6H4OH। एक सेकेंड, समझ गए ना। तो ये कंपाउंड आपको दे रखा है, आपको बोला गया है बताओ भाई एसिडिक स्ट्रेंथ। आपको क्या बोल रखा है, आपको यहाँ पे बोला है एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा। ये सारे कंपाउंड में एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा वो आपको पूछ रखा है। आपको इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ये भाई ये दिया, ये था CH3 ग्रुप को ब्रैकेट में लिखा था, मैंने एलोबरेट कर दिया और इसको लिख दिया। अब जरा इधर देखो, ये कैसा है भाई, ये है आपका एलिफेटिक। जरा ध्यान दो भाई, जरा ध्यान दो बस, ये आपका एलिफेटिक है भाई, एलिफेटिक है। लिख दो ना इसके नीचे एलिफेटिक को, बुक के हिसाब से मत जाओ, उसमें बहुत ये करके रख दिया उन्होंने, कंफ्यूज करके रख दिया। ये एलिफेटिक है, हाँ ये भी एलिफेटिक है क्या, कैसे पता चलेगा एलिफेटिक है क्या। अरे भाई बेंजीन रिंग है क्या इसमें, क्या इसके अंदर में बेंजीन रिंग है क्या भाई, जरा देखो सारे के सारे, क्या इसके अंदर में बेंजीन रिंग है, नहीं, तो ये भी आपका एलिफेटिक ही है। इधर देखो भाई, क्या इसके अंदर है बेंजीन रिंग है, हाँ है ना, इसके अंदर में बेंजीन रिंग है ना भाई, तो ये क्या है, ये आपका एरोमेटिक हुआ क्योंकि इसके अंदर में बेंजीन रिंग है। याद रखना भाई, इसी को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, C6H5OH, कार्बन 6 दिख गए ना, पहचान लेने का वो एरोमेटिक है। वो आपको लिख के नहीं देंगे कि बेटा ये देखो ये एरोमेटिक कंपाउंड है, अब बताओ एसिडिटी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई। वो तो आपको ऐसा देगा। आधे से ज्यादा पब्लिक तो ये ऐसी होती है, उनको ये भी नहीं पता होता कि इसमें एरोमेटिक रिंग आने वाली, वो सोचते नहीं 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 ये तो एलिफेटिक है। लेकिन भाई आप लोग याद रखने का सारे के सारे, इसमें कार्बन 6 है, जब भी कार्बन 6 आ जाते हैं याद रखना वो एरोमेटिक होता है। भले वो आपको ये नहीं देगा, वो आपको ऐसे देगा, लेकिन आप तो आइडेंटिफाई कर सकते हो ना भाई। यहाँ पे भी उसने C6, इसका नाम पता है क्या दिया था उसने, C6H4OH और NO2। C6 था ना, समझ जाने का एरोमेटिक है। ये भी कैसा है, एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक है। और देखो जरा और आगे बढ़ते हैं, ये तो सिंपल एरोमेटिक है। इसमें देखो ये कैसा है, ये ब्रांच एरोमेटिक है भाई, 3 ब्रांच है इसको। ये आपका ब्रांच एलिफेटिक है ना, एलिफेटिक तो है लेकिन ब्रांच है इसमें, इसमें ब्रांच नहीं है, ये तो सीधा है, लेकिन इसमें 3 ब्रांच है। ये आपका सिर्फ एरोमेटिक है। ये NO2 ग्रुप कौन सा होता है भाई, NO2 ग्रुप होता है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। NO2 ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला एरोमेटिक कंपाउंड है। ये एलिफेटिक है, बेंजीन रिंग नहीं है। ये एरोमेटिक है, बेंजीन रिंग है। ये नॉर्मल है, ये ब्रांच है, ब्रांच एलिफेटिक, ये नॉर्मल है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है NO2, ठीक है भाई। अब इधर देखो, अगर मुझे एसिडिटी का ऑर्डर बताना है या अगर मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ का, इधर देखो बस सारे के सारे। सबसे पहले किसका होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एरोमेटिक रिंग से अटैच होता है उसका सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एरोमेटिक रिंग से है क्या भाई, यहाँ पे कहीं पे देखो, हाँ है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एरोमेटिक रिंग से अटैच है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एरोमेटिक रिंग से अगर अटैच होता है इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होती है, मतलब इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा रहेगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एरोमेटिक रिंग से अटैच है, इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा है भाई। उसके बाद में मतलब ये है आपका फोर्थ वाला, ठीक है। उसके बाद में सिर्फ एरोमेटिक, देखो भाई कोई सिर्फ एरोमेटिक है, ओनली एरोमेटिक, हाँ ना, ये है ना एरोमेटिक, लिखो भाई इसको इसके बाद में, ठीक है भाई। ये आपका क्या है, नंबर 3 है। और आगे बढ़ेंगे, उसके बाद में क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप टू एरोमेटिक, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप टू एरोमेटिक नहीं है। फिर बोला है एलिफेटिक, एलिफेटिक देखो भाई ये दोनों एलिफेटिक है, लेकिन पहले आपको सिर्फ एलिफेटिक बोला है, सिर्फ एलिफेटिक,
तो ये आपका सिर्फ एलिफेटिक है, मतलब फिर ये आएगा, तो ये रहेगा आपका CH3 CH2OH। इसका नंबर कितना है भाई, फर्स्ट नंबर, ये सिर्फ एलिफेटिक है। और लास्ट में क्या आता है भाई, ब्रांच एलिफेटिक कंपाउंड। लास्ट में क्या आता है भाई, ब्रांच एलिफेटिक कंपाउंड। क्या आता है भाई, ब्रांच एलिफेटिक कंपाउंड। ये है ना आपका ब्रांच एलिफेटिक कंपाउंड, ये सबसे लास्ट में आएगा। तो सबसे लास्ट में आपका क्या आएगा भाई, ये आएगा, ठीक है, ये रहेगा आपका 2। समझ गए ना, समझे या नहीं समझे भाई, बस वही वाले ऑर्डर को बता देने का। लो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टरीफिकेशन रिएक्शन की तरफ एकदम बढ़िया तरीके से। चलिए भाई इधर देखो सारे के सारे, नेक्स्ट है आपका ईस्टरीफिकेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है भाई, ईस्टरीफिकेशन रिएक्शन। बहुत बड़ा चैप्टर है ये। बड़ा चैप्टर क्यों है भाई, क्योंकि 3 फंक्शनल ग्रुप है। अब कुछ लोग सोचेंगे ईस्टरीफिकेशन रिएक्शन क्या होती है। अरे भाई जैसे नाम वैसे काम, नाम ही है ईस्टरीफिकेशन रिएक्शन, मतलब फॉर्म भी क्या होने वाला है, ईस्टर होने वाला है। हम लोग लिख सकते हैं इन ईस्टरीफिकेशन रिएक्शन, इन ईस्टरीफिकेशन रिएक्शन ईस्टर ग्रुप फॉर्म्स। ईस्टर आपका फॉर्म होता है भाई, इसीलिए नाम भी क्या है, ईस्टरीफिकेशन रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे। जब भी आपको अगर ईस्टरीफिकेशन रिएक्शन करवानी है तो देखो भाई आप ईस्टर का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। सबसे पहला तरीका है ईस्टर को फॉर्म करने का। ईस्टर का फॉर्म करने का तरीका देखो, टोटल 3 वे है आपके पास में, ठीक है। पहला तरीका ये वाला, सेकंड तरीका है ये वाला, थर्ड तरीका है ये वाला। तो इस तरीके से हम लोग 3 ईस्टर के फॉर्मेशन के रिएक्शन देखने वाले। सबसे पहले हम लोग लेंगे अल्कोहल को। अगर अल्कोहल में आप डालते हो भाई, अगर अल्कोहल में आप एसिड को डालते हो ना, एसिड को, ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिलता है ईस्टर प्लस पानी, ठीक है। अगर अल्कोहल के अंदर एसिड को डालेंगे तो आपको मिलेगा ईस्टर प्लस पानी। सेकंड तरीका है आप लेंगे भाई अल्कोहल को, अल्कोहल के अंदर में डालेंगे एनहाइड्राइड को, और एनहाइड्राइड से आपको क्या मिलेगा, ऑफ कोर्स ईस्टर प्लस एसिड। थर्ड तरीका आपका ये वाला, जिसमें आप लेंगे अल्कोहल को, अल्कोहल के अंदर में डालेंगे एसिड क्लोराइड को, और उससे आपको मिलेगा भाई ईस्टर प्लस HCl। ये 3 जनरल रिएक्शन है। अगर आपको ये 3 जनरल रिएक्शन पता चल जाए ईस्टर के फॉर्मेशन के लिए, तो एक भी ऐसी रिएक्शन नहीं रहेंगी जो आप गलत करेंगे। सारे रिएक्शन आप सही करेंगे, सारे के सारे रिएक्शन सही करेंगे। क्यों? क्योंकि वो रिएक्शंस याद करना डिफिकल्ट काम है, लेकिन जिसको ये चार्ट याद हो गया भाई, उसके लिए तो ईस्टरीफिकेशन रिएक्शन करना यूं है। अगर अल्कोहल के अंदर में डालेंगे एसिड को तो मिलेगा क्या, ईस्टर प्लस पानी, ईस्टर प्लस पानी। अगर अल्कोहल के अंदर डालेंगे एसिड एनहाइड्राइड को या एनहाइड्राइड को तो क्या मिलता है, ईस्टर प्लस एसिड। अगर अल्कोहल के अंदर में डालेंगे एसिड क्लोराइड को तो क्या मिलेगा, ईस्टर प्लस HCl। याद रखना, अल्कोहल के अंदर में अगर डालेंगे एसिड को तो मिलेगा क्या, ईस्टर प्लस पानी। अल्कोहल के अंदर में अगर डालेंगे एसिड एनहाइड्राइड को या एनहाइड्राइड को तो क्या मिलेगा, ईस्टर प्लस एसिड। अल्कोहल के अंदर में अगर डालेंगे एसिड क्लोराइड को क्या मिलेगा भाई, ईस्टर प्लस HCl। जिसको ये 3 रिएक्शन का फ्रेमिंग समझ गया वो तो रिएक्शन व्यू कर लेगा भाई, समझ गए ना। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर एक पार्ट में चार्ट बनाने का टेंशन मतलब, मेरे पास सारे चार्ट है। लो भाई जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई देखते हैं हम लोग सबसे पहले अपनी फर्स्ट वाली रिएक्शन को। ये तीनों रिएक्शन जो मैंने आपको अल्कोहल के लिए बताई, ये तीनों रिएक्शन फिनॉल के लिए भी अप्लीकेबल है। अगर अल्कोहल की जगह फिनॉल आ जाएगा तो वो ईस्टर जो बनेगा वो फिनॉल का ईस्टर रहेगा। अगर अल्कोहल लिया तो ईस्टर ऑफ अल्कोहल रहेगा, फिनॉल लिया तो ईस्टर ऑफ फिनॉल रहेगा। अल्कोहल की जगह पे फिनॉल के साथ में ये डुप्लीकेट रिएक्शन होती है भाई, समझ गए ना। क्योंकि अल्कोहल और फिनॉल कैसे भाई भाई, अल्कोहल फिनॉल कैसे भाई भाई। चलिए इधर देखो भाई, ईस्टरीफिकेशन रिएक्शन को हम लोग देख रहे हैं, मतलब ये ईस्टर फॉर्मेशन वाली रिएक्शन को देख रहे हैं। सबसे पहले रिएक्शन मैंने आपको क्या बताई, सबसे पहले रिएक्शन ये है कि अगर आप लेते हैं अल्कोहल को, अल्कोहल के अंदर अगर डालते हैं एसिड को, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड को, कार्बोक्सिलिक एसिड को,
तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, आपको यहाँ पे मिलता है ईस्टर प्लस पानी। ठीक है भाई, इसी अल्कोहल के जगह पे फिनॉल भी आ सकता है। समझ गए ना भाई, समझे या नहीं समझे भाई, समझे या नहीं समझे। चलिए यहाँ पे आ जाएंगे, देखो यहाँ पे क्या होगा। हम लोग लेते हैं रिएक्शन को। सबसे पहले मैं लूंगी भाई अल्कोहल को, ठीक है। इसके अंदर डालेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को। कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OH। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसा मत सोचना मैम आपने तो एसिड गलत लिखा, नहीं भाई, ऐसे लिखना है ऐसे लिखो, ऐसे लिखना है ऐसे लिखो, जैसी आपकी मर्जी वैसा करो। ये दोनों के दोनों एसिड ही तो है, आड़ा लिखो सीधा लिखो, कोई फर्क पड़ता है क्या भाई। रोटी को सीधी रखो आड़ी रखो, कोई फर्क पड़ता है क्या भाई, है तो रोटी ना वो। चलिए इधर आ जाएंगे सारे के सारे, देखो भाई क्या होगा। कुछ लोग सोचेंगे मुझे तो पता ही नहीं क्या होगा, सुनो भाई, देखो सारे के सारे इधर क्या होगा भाई, क्या होगा इधर में, बस देखते चलो, सब समझ जाएगा, सब समझ जाएगा भाई। देखो यहाँ से निकलेगा H, यहाँ से निकलेगा OH। सबसे पहले आपके छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे सारे के सारे घर के बाहर। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे सारे के सारे रिएक्शन के बाहर। जो बच जाएगा, जो बच जाएगा उनको चिपका देंगे, उनको जोड़ देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। देखो भाई देखो, यहाँ पे है आपका RO, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे है आपका R डैश, C डबल बॉन्ड O ग्रुप। इसी का मतलब क्या होता है, ईस्टर होता है। और ये क्या है भाई, वाटर है। समझ गए ना सारे के सारे। अल्कोहल के अंदर में जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिड को डालते हो तो क्या बनता है, ईस्टर प्लस पानी, ईस्टर प्लस पानी। कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर, जो बचेगा उसको चिपका के ईस्टर बना लेंगे। इधर आ जाएंगे भाई, फिर मैं लूंगी फिनॉल को। फिनॉल के भी अंदर में आप वैसे ही कुछ करेंगे, एसिड को डालेंगे भाई। बुक में क्या किया है, बुक में उन्होंने इसके जगह पे एरोमेटिक रिंग ली है, लेकिन आप ऐसे ही लिखो, ठीक है भाई। ये है आपका फिनॉल, ये है आपका एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो भाई यहाँ पे क्या होता है, ये रिएक्शन एक्चुअली रिवर्सिबल है। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे है आपका H, यहाँ पे है आपका OH। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। वैसे भी पानी तो निकलने वाला था भाई। अब देखो क्या होगा, जो बच गया, जो बच गया उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। बच्चा क्या भाई, बच्चा क्या, यहाँ फिनिल रिंग बची, यहाँ ऑक्सीजन बचा, यहाँ C डबल बॉन्ड O बचा, यहाँ पे R डैश बचा। ये भी तो आपका ईस्टर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी तो OC डबल बॉन्ड O वाला बॉन्ड आ रहा है ना भाई, तो ये भी आपका ईस्टर हुआ। करना कुछ भी नहीं है। अगर आपने अल्कोहल लिया, अल्कोहल के अंदर में अगर डाला एसिड को, या फिनॉल के अंदर में अगर डाला एसिड को, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट पानी को कर देंगे घर के बाहर, रिएक्शन के बाहर। जो बच जाएगा उनको चिपका लेंगे, जो बच जाएगा उनको जोड़ देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। ईस्टर मतलब ही C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है भाई, इसमें भी है, इसमें भी। लो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई नेक्स्ट रिएक्शन को देख लेते हैं। जो भी आपकी नेक्स्ट रिएक्शन है वो ये है भाई, अल्कोहल के अंदर में आप डालेंगे एनहाइड्राइड को। एनहाइड्राइड का मतलब ही क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R। मतलब आप दो एसिड के मॉलिक्यूल से पानी को बाहर निकालते हो, इसलिए नाम क्या है, एनहाइड्राइड। तो आपको वहां पे मिलता है ईस्टर प्लस एसिड। चलिए भाई इधर आ जाएंगे। यहाँ पे मैं क्या लूंगी, यहाँ पे सबसे पहले मैं लूंगी अल्कोहल को। ये है भाई मेरा अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर में हम लोग डालेंगे एनहाइड्राइड को। बुक में इसको एक लाइन में दिया, लेकिन आप हो सके तो ऐसा लिखो, क्योंकि एनहाइड्राइड को जनरली ऐसा ही लिखा जाता है। एनहाइड्राइड को भाई जनरली ऐसा ही लिखा जाता है। ये भी रिएक्शन रिवर्सिबल ही है भाई, ठीक है। फिर हम लोग लेंगे फिनॉल को, इसके भी अंदर डालेंगे एनहाइड्राइड को, और यहाँ पे भी रिएक्शन करेंगे भाई।
चलिए देखेंगे क्या होगा। सब लोग इधर देखेंगे, बहुत काम की चीज बता रही हूँ, बड़ी काम की चीज बता रही हूँ भाई। इधर देखो बस, सारे के सारे देखो क्या होगा, ध्यान से देखो क्या होगा भाई। यहाँ पे है आपका H और यहाँ पे है आपका ये वाला ग्रुप। सबसे पहले बाई प्रोडक्ट को बाहर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। देखो भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका R, ध्यान से देखो R, ये है C डबल बॉन्ड O, ये है आपका O और ये है आपका H। ये क्या है भाई, ये है आपका एसिड। ध्यान से देखो, ये है R, C डबल बॉन्ड O और ये है H, बन गया एसिड। क्या बचा, सबसे पहले छोटे मोटे बाई प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर। सबसे पहले छोटे मोटे बाई प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। जो बच जाएगा उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। क्या बचा भाई, यहाँ बचा है आपका R, यहाँ पे डैश कर देते हैं हम लोग, है ना। यहाँ बचा है आपका R, ये हुआ आपका C डबल बॉन्ड O, ये हुआ आपका O, ये हुआ आपका R। ये क्या हुआ भाई, इसके अंदर में आ रहा है आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप, मतलब ये आपका क्या हुआ भाई, ये आपका ईस्टर हुआ। फिर से देखो इधर क्या हो रहा है, ये था आपका R डैश C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे था H, बन गया भाई एसिड। जो बच जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखना, जो बच जाएगा उनको जोड़ देंगे और ईस्टर बना लेंगे। तो बचा क्या, R डैश C डबल बॉन्ड O और OR, R डैश C डबल बॉन्ड O और OR, ठीक है, ईस्टर बन गया। समझ गए ना, ऐसे बनता है। बुक में ये ऐसा कुछ दिया नहीं, इसलिए कंफ्यूजन होता है, बट मैंने आपको मार्क करा के दिया, तो आप लोग रिएक्शन बनाओ भाई, नोट्स बनाओ। ऐसे ब्लाइंडली देखने का मतलब कोई है नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना लिखेंगे उतना ही परफेक्शन आएगा, तो नोट्स ऐसे ही बनाओ बस, क्योंकि बुक में कुछ क्लियरिफाई नहीं हो रहा है। इधर देखो क्या होगा, यहाँ पे भी सेम वही चीज होने वाली है। यहाँ से निकलेगा आपका H, यहाँ से निकलेगा आपका ये वाला ग्रुप। देखो भाई क्या होगा, ये है आपका R डैश, ठीक है, ये है आपका C डबल बॉन्ड O, ये है आपका O और ये है आपका H। तो यहाँ पे भी क्या बना भाई, यहाँ पे भी आपका एसिड बन गया। ये है R डैश C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और ये है आपका H। मैंने जैसा मार्किंग किया ना, बिल्कुल वैसे ही निकालना। सबसे पहले छोटे मोटे बाई प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर, सबसे पहले छोटे मोटे बाई प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। जो बच जाएगा उसको जोड़ देंगे, उसको चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। देखो भाई देखो, सारे के सारे इधर, ये है आपका फिनिल रिंग, ये है आपका ऑक्सीजन, ये है आपका C डबल बॉन्ड O, ये है आपका R डैश। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों वैसे चलता है। ऐसा लिखना है तो ऐसा लिखो भाई, सेम ही तो थिंग है। रोटी को सीधी रखो उल्टी रखो, कोई फर्क पड़ता है क्या भाई, है तो वो रोटी ही ना। हमारे टी शर्ट को सीधा रखो उल्टा रखो, है तो टी शर्ट ही ना भाई। ये क्या हुआ, ये तो हुआ भाई आपका ईस्टर। क्यों, क्योंकि इसके अंदर में C डबल बॉन्ड O ग्रुप आ रहा है। जब भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप आता है, आप उसको क्या बोलते हो, आप उसको ईस्टर बोलते हो। समझ गए ना, मेरे को कहना ये है। एनहाइड्रेट देखो, ये रिएक्शन थोड़ी टिपिकल है, मैंने कैसे मार्किंग किया ना वैसे करना। बुक में उसने मुझे बताया नहीं, इसलिए बुक से पढ़ के कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसको बाहर निकालेंगे, ये बचा है ये बचा, इनको जोड़ देंगे। इसको बाहर निकालेंगे, ये बचा है ये बचा, इसको जोड़ देंगे और ईस्टर को बना लेंगे। लो भाई जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ईस्टर के फॉर्मेशन की टोटल 3 रिएक्शन है। 3 में से हम 2 देख चुके हैं, लास्ट वाली को भी देख लेते एकदम बढ़िया तरीके से फास्टली। तो लास्ट आपकी ईस्टर फॉर्मेशन की रिएक्शन को देख लेते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग लेते हैं अल्कोहल को, या उसमें हम लोग लेते हैं फिनॉल को, उसके अंदर में डालते हैं एसिड क्लोराइड को, और उससे आपको मिलता है भाई ईस्टर प्लस HCl, जैसे कि मैंने चार्ट में भी आपको बताया था। चलिए देख लेते हैं इस रिएक्शन को। सबसे पहले हम लोग लेंगे भाई अल्कोहल को, ये है आपका अल्कोहल। इसके अंदर में डालेंगे एसिड क्लोराइड को। एसिड क्लोराइड का मतलब ही क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O Cl, इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड, ठीक है भाई। इसको आप एसिटिल क्लोराइड भी बोल सकते हो, चलता है। नेक्स्ट में लेंगे भाई हम लोग फिनॉल को।
फिनॉल के भी अंदर में डालेंगे भाई एसिड क्लोराइड को। क्या होगा? सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। देखो भाई, देखो सारे के सारे यहाँ पर। इसको ऐसे नहीं लिखना है तो ऐसे लिखो, दोनों वैसे चलता है भाई। उल्टा लिखो, सीधा लिखो, कैसे भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा लिखा या बुक में ऐसा लिखा है तो हम ऐसे लिखेंगे। आड़ा करो सीधा करो है तो रोटी है ना, आड़ा करो सीधा करो है तो एसिड क्लोराइड है ना। क्या होगा? सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। जो बच जाएगा, जो बच जाएगा उनको जोड़ देंगे। जो बच जाएगा उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका लेंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे भाई। देखो सारे के सारे इधर, ये है आपका आर, ये है आपका ओ, ये है आपका सी डबल बॉन्ड ओ, ये है आपका आर डैश। समझ गए ना भाई? इसी को आप उल्टा भी लिख सकते हो, सेम ही थिंग है वो। ये भी आपका ईस्टर हुआ, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप आ रहा है ना, ईस्टर हुआ। ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ये है आपकी फिनिल रिंग, ये है आपका ऑक्सीजन, ये है आपका सी डबल बॉन्ड ओ, ये है आपका आर डैश। ये क्या हुआ भाई? इसमें भी सी डबल बॉन्ड ओ और ओ वाला ग्रुप आ रहा है, मतलब ये भी आपका क्या हुआ? ईस्टर हुआ। और ये आपका HCl हुआ। देखो भाई, अल्कोहल लिया, अल्कोहल के अंदर में एसिड क्लोराइड को डाला, यहाँ से H, यहाँ से Cl, HCl बन के बाहर निकल गए। यहाँ से H, यहाँ से Cl, HCl बन के बाहर निकल गए। जो बच जाएगा उसको जोड़ देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। पहले से ही बता दिया था मैंने। देखो, ईस्टर के अंदर में एसिड को डालेंगे तो क्या बनेगा? सॉरी, अल्कोहल के अंदर में एसिड को डालेंगे तो ईस्टर प्लस पानी बनता है। अल्कोहल के अंदर में N100 को डालते तो ईस्टर प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अल्कोहल के अंदर में अगर एसिड क्लोराइड को डालते हैं तो ईस्टर प्लस HCl बनता है। रट्टा मार लो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू। थैंक यू वेरी मच।